अगर आप इसके लॉजिक से याद करते हो, देखो जिनका मैथ अच्छा है वो ध्यान देना, अगर जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ ना समझ में आए किसी को तो फेंक देना, मतलब टेंशन मत लेना कि ये क्या बता दिया। आपको बता रही हूँ हिंदी कैसे वैज्ञानिक है, कैसे इसके अंदर हर चीज लॉजिक है, क्यों इसमें कोई चीज अपवाद नहीं है। देखो मैं तो पढ़ा रही हूँ आपको हिंदी को, और ये हिंदी कहाँ से आई है, इसकी दादी है संस्कृत। और अगर सच कहूँ तो संस्कृत को जो टीचर अगर ढंग से पढ़ाए तो वो संस्कृत में भी एक भी शब्द कहीं पर अपवाद नहीं हो सकता। संस्कृत में हर चीज आपको लॉजिक मिलेगा उसमें कि कहाँ से क्या निकलता है। देखो मैंने आपको बताया ये ई वाला, आपने यण संधि में इसमें परिवर्तन किया था। जब आपने इस वर्ण को पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इसका जन्म जहां से हुआ था वो ए प्लस ई से मिलकर हुआ था ना। तो आप इसको ये देख सकते हैं कि जब संधि में इसका वो रूप निकल आता है, ई को बदल कर आप य कर दीजिए और ये इसके साथ आ जाएगा। यही तो परिवर्तन हो रहा है यहाँ, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप ओ को देखें, ये किससे बना था, ये हमारा अ प्लस उ से बना था, और ये उ हमारा किस में बदल रहा है, व में बदल रहा है, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो अब आ गया, दिख गया। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो आ गया, पर ये बताओ औ में आ कैसे आ गया। देखो आपको ये पता है कि जब आप इस औ को बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप अ में इस ओ को मिलाते हैं ना। इस ओ का अगर हम मान रख दें, जो इसका मान है वो क्या है, वो ए प्लस उ है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा के इसका मान ऊपर कर दूं इसे, अब मैथ याद कर लो तो आपको याद होगा जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये आ बनता है और ये उ फिर परिवर्तन हमारा व बनता है। सब कुछ वहीं से आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वर्णमाला से जुड़ी हुई है संधि। अब जिन छात्रों को ये चीज़ समझ में आ गई उनको दिख गया होगा, और जिनमें से किसी छात्र को अगर लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता दिया आपने, हमको समझ में नहीं आया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है इसको देखने की, आप बस इसको याद रखिए। ये तो मैंने उनके लिए बताया है जो हिंदी को अंदर तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो कि मैम हमको यही समझ में आ जाएगा तो उनको विश्वास है कि हमने मान लिया कि हिंदी वैज्ञानिक है। ये वाला लॉजिक तो मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये भी कोई भाषा सीखने की, अरे जो आप अंग्रेजी भाषा के लिए पीछे पड़ते रहते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एक बार आप हिंदी को सीखो तो सही, इतनी सरल है। जिस समय आप इसे समझ लेते हैं, और अगर आप इसे समझ नहीं पाते तो समझ में नहीं आती। कहते हैं, आपने एक डायलॉग सुना होगा कि किसी शायर ने अगर शायरी की, आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात कही है, हमारे बस की नहीं है समझना। समझ गए ना। तो यही बात है, हिंदी भी वही है, जिसको समझ में आ गई तो उसको समझ में आ जाती है इसकी वैल्यू, और जो इसे नहीं पढ़ सकता, जो लिख नहीं सकता, वही इसमें शर्म करता है। जो इसे लिख पढ़ सकता है उसको इसकी कीमत पता है कि हिंदी एक्चुअली है क्या और कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बात और आपको बताती हूँ साथ में, देखो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी, अगर आप इतिहास पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो समझिएगा, कहानी किस्सों में भी आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी कि हर राजा, हर कबीला या हर साम्राज्य का जो राजा है वो क्या करता है कि दूसरे साम्राज्य की संस्कृति को नष्ट कर दो और अपनी संस्कृति वहाँ पे स्टार्ट कर दो, तो हमारे वंशजों ने ये किया, हमारे वंशजों ने किया। तो ये मनुष्य के अंदर की एक बहुत गंदी आदत है कि वो अपनी चीज़ को, मतलब दूसरे की चीज़ को चुरा कर अपना बना
बनाकर और उसे अपने तरीके से पेश करके उसे अपना बनाता है। तो यही हमारे साथ हुआ जब जिस समय अंग्रेज आए थे। तो आप लोगों को पता है जो हमारा पुस्तकालय था, तक्षशिला पुस्तकालय, उसमें आग लगा दी गई थी। कहा जाता है कि इतनी पुस्तकें थी वहाँ पर कि 1.5 साल के बाद भी उसमें चिंगारी पाई गई थी राख में, यानी इतने लंबे समय तक वो जलती रही। आज का समय होता तो हम बुझा भी देते, लेकिन उस समय जब वो आग लग गई तो ऐसे हमारे पास साधन ही नहीं थे कि हम उस आग को बुझा पाए। तो अब सोचो कि कितना बड़ा इतिहास हमारा जल के नष्ट हो गया होगा। आज तो हम इंटरनेट पे डाल के हमेशा के लिए अमर कर देते हैं, इतनी सारी प्रतिलिपियां बना देते हैं। पर पहले क्या हुआ करता था कि जो ओरिजिनल बुक होती थी वो ओरिजिनल एक बार लिख के रख दी जाती थी, उसको लोग पुस्तकालय में जाके पढ़ते थे, या एक पढ़ता था बाकी सब सुनते थे। वो प्रति हमेशा लिखी ही जाती थी, तो इतनी ज़्यादा यानी कॉपी बनना बहुत मुश्किल हो जाता था उसकी। तो सोचो कि कितना बड़ा इतिहास हमारा जलाया गया होगा। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि यहाँ से सारी चीज़ें उठाओ और इनकी अपनी लैंग्वेज को ख़त्म कर दो। हमारे सारे वेद, सारे ग्रंथ, हमारी जितनी भी रिसर्चें थी सब संस्कृत में लिखी हुई थी हमारे ऋषि मुनियों ने। अगर आप इतिहास में थोड़ी सी भी चीज़ें देखें कि ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वहाँ पे लिखते थे, तो सब संस्कृत में चलता था। और उस समय की जो हमारी संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत संस्कृत से भी ज़्यादा क्लिष्ट थी। अब आप खुद सोचो कि हम जो संस्कृत ढंग से नहीं समझ पाते तो हम वैदिक संस्कृत को क्या ढंग से समझेंगे, और फिर हम हिंदी को नहीं समझ पाते तो हम संस्कृत को क्या समझेंगे। तो गैप देखो किस तरह से आया। और अब हम कहाँ चले गए, हम चले गए पूरी तरह से इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम रोमन लिपि में हिंदी को लिख रहे हैं। हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, भाषा को चेंज कर दिया। आप खुद सोचो कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो हमारे वेद पुराण की भाषा को समझ सकती है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपनी चीज़ों को ही नहीं समझ पाएंगे। और फिर आपको अगर थोड़ा गहरा अध्ययन करेंगे ना इतिहास का, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृत भाषा को सीखा, हमारे ग्रंथों को चुराया, यहाँ पे अंग्रेजी को स्थापित किया और वो वहाँ से ले गए, संस्कृत से ट्रांसलेट करके चीज़ों को अपना बनाया। और ये भी कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने अगर योगा ना संभाला होता तो अब तक अमेरिका योग पर अपना पेटेंट कर चुका होता। तो कहने का मतलब ये, मैं आप लोगों को ये दृष्टिकोण इसलिए दे रही हूँ कि अपनी चीज़ों को पहचानने की कोशिश करो और गर्व करो। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, जगत गुरु कहलाते थे एक समय, ऐसे ही थोड़ी ना कहलाते थे। चाणक्य जैसे हमारे यहाँ पर गुरु हुए हैं, जिन्होंने एक गुरु ने एक बच्चे को उठाकर राजा बना दिया और कितना बड़ा साम्राज्य बना दिया। इतनी पावर रखने वाले हमारे पूर्वज हैं, तो हमें तो गर्व होना चाहिए। और उस पूर्वजों से चलती आ रही हमारी अपनी भाषा जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। चलो, ये आपने आयादी संधि यहाँ पर देखी। इसमें